हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार की जनसंख्या की, बिहार के आदिवासियों की समस्या के बारे में, यानी जनजातियों की क्या समस्याएं हैं। हमने पिछले क्लास में बताया था कि उसको कैसे आरंभ में कैसे लिखेंगे, कैसे उसको आरंभ करें। हमने समझाया था विभिन्न प्रकार की समस्याएं बिहार की जनजातियों की क्या है। जनजातियों की परिभाषा से लेकर के जनजातियों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याएं, क्योंकि जनजातीय वह वर्ग है जो बिहार के मानवीय भू संस्कृति, यानी कहते हैं ह्यूमन लैंडस्केप, ज्योग्राफी में एक टर्म यूज करते हैं ह्यूमन लैंडस्केप, मानवीय भू आकृति या स्थलाकृति। स्थलाकृति कहना तो थोड़ा अनुचित है, लेकिन आकृति, मानवीय भू आकृति या स्थलाकृति में एक विविधता देता है। किसके? बिहार के। महत्व क्या है इसका? इसका महत्व क्या है कि बिहार के मानवीय भू आकृति में, भूदृश्य में, लैंडस्केप, भू आकृति नहीं, भूदृश्य, मानवीय भूदृश्य में, मानवीय भूदृश्य में, यानी ह्यूमन लैंडस्केप, इसको बोलते हैं ह्यूमन लैंडस्केप में, ज्योग्राफी में टर्म यूज किया जाता है फिजिकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन लैंडस्केप। तो यह जो पार्ट है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार के संदर्भ में, यह फिजिकल लैंडस्केप नंबर के मानवीय भूदृश्य में महत्वपूर्ण विविधता देता है। मानवीय भूदृश्य को विविधता, डाइवर्सिटी दे रहा है यह जनजातियों का अध्ययन, जो कि बिहार में ऑलरेडी कर रहे हैं। 30 से अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। हर एक जनजातियों की अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी समस्याएं हैं, और कुल मिलाकर के एक समस्याएं भी हैं। कुल मिलाकर के कुछ समस्याएं हैं जो सभी आदिवासियों में, सभी जनजातियों में कॉमन है। जैसे हम स्वास्थ्य के बारे में करते हैं, शिक्षा के बारे में करते हैं, वो कॉमन समस्या, प्रकृति प्रेम के बारे में करते हैं, वो सभी आदिवासियों में है। एकाकीपन है, वो सभी आदिवासियों में। एज वेल एज हमने पहले ही चर्चा किया है, जो एक ही आदिवासी में क्षेत्रवार में भी इनकी समस्याओं में अंतर है, फिर भी कॉमन समस्याएं हैं। जैसे हमने कहा था उड़ाऊ की समस्या, सहरसा और सुपौल जिलों की उड़ाऊ की समस्या, पश्चिम चंपारण की उड़ाऊ की समस्या, सीमांचल की उड़ाऊ की समस्या, दक्षिणी पठार की उड़ाऊ की समस्या। उड़ाऊ वाइडली स्प्रेड जनजाति है बिहार की, वाइडली स्प्रेड जनजाति है, लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। जो प्रमुख जनजाति है सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि जो समस्याएं सहरसा जिले की उड़ाऊ की है वही पठारी क्षेत्र की उड़ाऊ की भी समस्या है। लेकिन ओवरऑल कुछ समस्याएं हैं जो उड़ाऊ जनजाति के रूप में कॉमन है। तो उन समस्याओं पर, यानी उन विविधताओं में भी एकता है, कुछ कॉमन समस्याएं हैं, आंतरिक रूप से एक जनजाति के अंदर भी और अनेक जनजातियों के बीच भी। तो उन्हीं के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं वो समस्याएं कौन कौन सी हैं। हमने कहा था ब्रॉडली उसको सामाजिक आर्थिक वर्ग में बांटा था, फिर उसको कई उप वर्गों में बांट करके हमने अध्ययन शुरू था विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं बिहार की जनजातियों की भी। आप यह मत मानिए है बिहार की जनजातियों की कुछ स्पेशल समस्याएं हैं, यह भी ध्यान में रखना है कि बिहार की जनजातियों कुछ बहुत ऐसा नहीं है, कुछ स्पेशल समस्याएं हैं। बिहार के आदिवासियों की भी मोर और लेस वही समस्याएं हैं जो भारत स्तर पर भारतीय जनजातियों की समस्याएं हैं। ठीक है, इस बात को भी मैंने लिखा है, कोई अलग से इनकी समस्या नहीं टूट पड़ी है इन पर। बिहार की जनजातियों को कोई अलग से समस्याएं नहीं टूट पड़ी है, इनकी भी वही समस्याएं हैं जो भारतीय। हाँ, कुछ इसमें गहनता, इंटेंसिटी, अनुपात अलग है, यह बात है। इसके गहनता व अनुपात भारत के अन्य भागों की जनजातियों की अपेक्षा अलग हो सकता है,
लेकिन भारत की जनजातियों की जो आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं वही समस्याएं बिहार के आदिवासियों की भी हैं। पिछले क्लास में हम कुछ बता रहे थे। स्वास्थ्य की समस्या में कुछ बताए हैं? नहीं सर, वही शुरू। अच्छा, स्वास्थ्य की समस्या से ही शुरू होगी। जैसे समझा तो हम दिए हैं पहले ही। हाँ ठीक है, स्वास्थ्य की समस्या द्वारा समझा जा सकता है। स्वास्थ्य की समस्या है, लिखिए। बिहार के आदिवासियों में हाँ हेडिंग दे दीजिए या सब हेडिंग दीजिए, स्वास्थ्य की समस्याएं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। बिहार की जनजातियों में हांडिया या महुआ पीने की आदत, हांडिया या महुआ पीने की आदत वो संस्कृति, बिहार की जनजातियों में हांडिया या महुआ जैसे देसी शराब पीने की आदत वो संस्कृति इनकी कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण है। इनकी कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण है। इस कारण से इन जनजातियों में यकृत संबंधी रोग अधिक हो रहे हैं। यकृत संबंधी रोग अधिक हो रहे हैं। लीवर सिरोसिस, यकृत संबंधी लीवर सिरोसिस हांडिया या महुआ पीने वालों के प्रमुख रोग हैं। लीवर सिरोसिस, हांडिया या महुआ पीने वालों के प्रमुख रोग हैं। लीवर सिरोसिस को ब्रैकेट में लीवर कैंसर भी लिख सकते हैं, लीवर का कैंसर है। सिरोसिस प्रमुख रोग हैं। पुनः शराब बनाने के दौरान स्वच्छता का घरों में, चूंकि शराब घरों में बनाए जाते हैं, इसलिए इनमें स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें स्वच्छता का भी पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जाता। फलतः विभिन्न संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग होते हैं। जीवाणुजनित संक्रामक रोग, जीवाणुजनित रोगों में तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस तथा कुष्ठ, लेप्रोसी को कुष्ठ बोलते हैं। कुष्ठ रोग, जीवाणुजनित रोगों में क्योंकि स्वच्छता का भी अभाव होता है यहाँ पर, इसीलिए जीवाणुजनित रोगों में कुष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी तथा तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस जैसे रोग आम हैं।
स्वच्छता का अभाव, स्वच्छता का अभाव, इनमें जल व वायु जनित रोग भी पैदा करते हैं। जल व वायु जनित रोग, वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेज, वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेज, वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेज, इनमें पीलिया प्रमुख है। जॉन्डिस, पीलिया, पीलिया टाइफाइड, पीलिया टाइफाइड प्रमुख है। कुपोषण जनित रोग, कुपोषण जनित रोग, कुपोषण के कारण होने वाले रोग मुख्यतः आयोडीन व कैल्शियम, आयोडीन व कैल्शियम की कमी से, आयोडीन व कैल्शियम के कारण होने वाले रोग बच्चों में मुख्य रूप से होते हैं। बच्चों में मुख्य रूप से होते हैं। कैल्शियम की कमी का प्रमुख कारण, कैल्शियम की कमी का मुख्य कारण इनके बीच दूध का सेवन वर्जित होना, दूध का सेवन वर्जित होना, दूध का सेवन वर्जित होना। ये किसी भी प्रकार के दूध व दूध के उत्पाद, ये किसी भी प्रकार के दूध व दूध के उत्पाद, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते। पुनः आयोडाइज्ड नमक के स्थान पर साधारण नमक का प्रयोग करते हैं, गैर आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग करते हैं। आयोडाइज्ड नमक के स्थान पर गैर या सस्ते गैर आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग करते हैं। सस्ते वो गैर आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग करते हैं। सस्ते वो गैर आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग करते हैं। रोग, महामारी वो आपदाओं को आदिवासी बुरी आत्माओं, रोग, महामारी, एपिडेमिक, रोग, महामारी आपदाओं को ये बुरी आत्माओं का, बुरी आत्माओं वो संबंधित देवी देवताओं के, वो संबंधित देवी देवताओं के रुष्ट होने, एनॉयड, या उनके पूर्वजों के क्रुद्ध होने का परिणाम मानते हैं। उनके पूर्वजों के एंसेस्टर, मृत पूर्वजों लिखे, मृत पूर्वजों के क्रुद्ध होने का, मृत पूर्वजों
डेड एंसेस्ट्रल के क्रुद्ध होने का, क्रोधित, क्रुद्ध मतलब क्रोधित होने का परिणाम मानते हैं। इलाज के लिए ये झाड़ फूक, इलाज के लिए ये झाड़ फूक, टोना टोटका, ओझा गुनी, वो बलि जैसे प्रथाओं का उपयोग करते हैं। बलि जैसे चीजों का या बलि प्रथा का इलाज के लिए ये टोना टोटका, ओझा गुनी, वो बलि, सेक्रीफाइस, बलि मीन्स सेक्रीफाइस जैसे प्रथाओं या प्रचलनों का उपयोग करते हैं। रोग अधिक गंभीर होने पर ही, रोगों के अधिक गंभीर होने पर ही यह आधुनिक चिकित्सक या अस्पतालों की खोज जाते हैं या अस्पताल जाता है। रोगों के उपचार के लिए जाते हैं। उपचार के लिए ये पारंपरिक दवाओं जो पादपों वो जंगली जड़ी बूटियों पेड़ों के छालों, पत्तियों, से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग करते हैं। एलोपैथिक उपचार का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही लेते हैं। एलोपैथिक उपचार का उपयोग वह अंतिम विकल्प के रूप में ही रखते हैं। अंतिम विकल्प के रूप में ही रखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों वो अन्य सर्वेक्षणों में आदिवासियों के स्वास्थ्य संबंधी खराब दशाओं की ओर इशारा करता है। अगली समस्या है स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बाद अगली समस्या है शैक्षणिक समस्या। बता दिए हैं, कुछ आंकड़े हैं उसको लिख लीजिए। कुछ
आंकड़े हैं उसको लिख लीजिए। हमने यह बताया था राज्य की कुल साक्षरता के बनिस्पत करीब 63% है। राज्य की कुल साक्षरता करीब 63% है। उसके बनिस्पत आदिवासियों की साक्षरता कितनी है? 51%। ठीक है, यहाँ पर कुल बिहार की कुल और एसटी शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, 20, 40, 60, 20, 40, 60। अर्थात राज्य की कुल साक्षरता के अपेक्षा अनुसूचित जनजाति की साक्षरता का अंतर करीब 8% है, करीब 7% है। इतना ही नहीं, बिहार की जनजातियां शैक्षणिक स्तर पर भारत की अन्य जनजातियों के अपेक्षा भी पिछड़ी हुई हैं। भारत की अन्य जनजातियों के अपेक्षा भी पिछड़ी हुई हैं। जहां भारत की अन्य जनजातियों में शिक्षा का स्तर या साक्षरता का स्तर करीब 68% है, वहां बिहार में केवल 51%। यानी यह भारत के संदर्भ में भी अंतर है। बिहार के अन्य क्षेत्रों की आदिवासियां और बिहार की आदिवासियों में शैक्षणिक आधार पर भी अंतर है। 68% बिहार के भारत के सभी आदिवासियों में शैक्षणिक यानी साक्षरता का दर है, जबकि बिहार के आदिवासियों की साक्षरता का दर मात्र 51% है। फिफ्टी 59% है, 68 नहीं 59, 68 नॉट 59%। 68 है पुरुष साक्षरता का। भारत के पुरुष एसटी साक्षरता का दर 68% है। पुरुष साक्षरता का दर 68% है, जबकि बिहार में कितना लिखा है प्रसाद जी, कितना लिखा है? फिर बिहार में 73% तो कुल है। हाँ, पुरुष की बात हम कर रहे हैं। हाँ, इकसठ प्रतिशत है। यहाँ भी 7% का डिफरेंस चल रहा है। यानी भारत के औसत एसटी पुरुषों से भी कम साक्षरता की स्थिति है बिहार के पुरुषों में, बिहार के एसटी पुरुषों में। महिलाओं के संदर्भ में और स्थिति खराब है। महिला साक्षरता की स्थिति और खराब है, जहां पर राष्ट्रीय औसत पर महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? एसटी साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की साक्षरता दर करीब 49% है, 49%, जबकि बिहार में 40% है।
यहाँ भी और खराब, यहाँ 9% का डिफरेंस चल रहा है, ना। यानी यह लैंगिक रूप से, यानी साक्षरता दर में जो प्रभाव है वह लैंगिक अंतर को भी बताता है। यानी इसमें राष्ट्रीय अंतर है, लैंगिक अंतर है, जनजातिवार अंतर है, जनजातिवार भी इसमें समस्याएं हैं। कुछ जनजातियों में साक्षरता का स्तर कम है जबकि अन्य में अधिक है। जैसे राज्य के मुंडा उरांव वो संथाल आदिवासियों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी आधी है। कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय एसटी साक्षरता दर से, आधी है। मुंडा, उरांव तथा संथाल दो, उसमें उरांव तथा संथाल दो सबसे बड़ी आदिवासियां हैं बिहार की। संथाल सबसे बड़ी है, इन दो, दूसरी बड़ी उरांव है। इनकी दो बड़ी संख्या वाले आदिवासियों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत की जो एसटी साक्षरता है उसकी आधी है। न केवल राज्य की जनजातियों में शैक्षणिक स्थिति में न केवल साक्षरता दर की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर न केवल साक्षरता दर के संबंध में हम अंतर पा रहे हैं। हमने साक्षरता दर में किस आधार पर अंतर देखा है? राष्ट्रीय आधार पर अंतर देखा है, लैंगिक आधार पर अंतर देखा है और जनजातिवार हमने देखा है। कुछ जनजातियां शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय औसत के आगे पर है। वहीं पर शैक्षणिक स्तर पर भी, साक्षरता दर इज डिफरेंट थिंग, शैक्षणिक स्तर इज डिफरेंट थिंग। जितने लोग पढ़ लिख रहे हैं कितने तक पढ़े, शैक्षणिक स्तर बता रहा है कि कितने तक पढ़े, जो पढ़े भी वो कितने तक पढ़े, प्राइमरी पढ़े, मिडिल पढ़े, सेकेंडरी गए, हायर सेकेंडरी गए, ग्रेजुएट हुए, उससे ऊपर गए, यह शैक्षणिक स्तर बताएगा। न केवल साक्षरता दर खराब है बल्कि शैक्षणिक स्तर की स्थिति भी अच्छी नहीं, वह और खराब है। बिहार के आदिवासियों की शैक्षणिक स्थिति या शैक्षणिक स्तर, साक्षरता का या शिक्षा का शैक्षणिक व्यवस्था का दो स्तर, एक साक्षरता दर के संदर्भ में इसको समझ सकते हैं, दूसरा शैक्षणिक स्तर के संबंध में समझ सकते हैं। राज्य में एसटी की साक्षरता की स्थिति खराब है। राज्य में 37% एसटी प्राथमिक से कम शिक्षा लिए हुए, अनुसूचित जनजाति प्राथमिक से कम शिक्षा लिए हुए, यानी 5वां पास भी नहीं है, बिलो 5th क्लास पास। वहीं यानी बिलो प्राइमरी 37%, अप टू मिडिल यानी प्राथमिक स्तर तक जो प्राइमरी पास है, प्राइमरी या तो 37% जो प्राइमरी 5वां तक नहीं है, जो प्राइमरी पास कर गए उनकी स्थिति है 28% प्राइमरी पास कर गए, यानी 5वां क्लास पास है। अब 5वां क्लास पास है तो यह मत समझिएगा जब 5वां क्लास पास है तो वो आगे भी पास होंगे। उसमें मध्य विद्यालय, मिडिल स्कूल आते आते, मध्य विद्यालय जाते जाते जो मध्य विद्यालय तक गए हैं या मध्य विद्यालय तक के स्कूलों से पास है वह 14% ही है, 5वां से कम है।
पांचवा जो पास कर गया या प्राइमरी पास कर गया वह 28%, प्राइमरी पास कर गया। जो मध्य विद्यालय पास कर गया वह 14% है, मध्य विद्यालय पास कर गया यानी 8वां तक पढ़ाई किया है। जो सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, माध्यमिक या स्लैश उच्च माध्यमिक, माध्यमिक स्लैश उच्च माध्यमिक स्तर तक जितने लोग गए हैं वह 16% है। मध्य विद्यालय में 14%। हाँ? 2% कैसे होती है? अच्छा, सब आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, हम कैसे कर रहे हैं? 14% का 16%। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। यहाँ जो बात की जा रही है कुल जितने लोग साक्षर हैं उसके अंदर बात की जा रही है, समझ रहे हैं? ये पूरे मिलाकर के साक्षर को हमने 100 बना लिया, ग्रेजुएट भी साक्षर हैं और प्राइमरी वाले भी साक्षर हैं, साक्षर तो सब हैं। अब साक्षर सब हैं तो उसको जितने पढ़े लिखे लोग हैं साक्षर हैं उसमें किसने कितनी डिग्री ली है, समझ रहे हैं? यानी कितना तक लिया, इसका मतलब यह नहीं है जो इस आंकड़े में यह इंक्लूड होगा, नो। अब इतना लोग हैं तब बोलते इसको हमने 100 मान लिया, कितने लोग जितने लोग हम लोग हैं इसको 100 मान लिया। अब कुछ लोग होंगे जो प्राइमरी फेल, मान लो तुम प्राइमरी फेल है, ठीक है, प्राइमरी फेल तो मुंह का तुमको सही में थोड़े प्राइमरी फेल कर, ये प्राइमरी फेल है, स्कूल गई है, दूसरा तीसरा चौथा क्लास तक पढ़ी है, 3 5वां क्लास नहीं पढ़ी है। कितने लोग? इसमें से एक आदमी है जो ऐसे हैं जो नहीं प्राइमरी पास कर गया, ये प्राइमरी पास कर गया। अब तीसरे आदमी ऐसा है जो नहीं मध्य विद्यालय भी पास कर गया। चौथा आदमी ऐसे हैं, मतलब वो कुल पॉपुलेशन में परसेंटेज, समझ रहे हो क्या हम कह रहे हैं? समझ रहे हैं कि भी नहीं समझ रहे हैं? अलग अलग कैटेगरी। हाँ, वो इतना बच्चा के तरह थोड़े स्कूल लगाओ, है ना? जितने जितने लोग पढ़े लिखे हैं उसमें से किसके पास अधिकतम कितनी डिग्री है, उसके किसके पास अधिकतम कितनी डिग्री है, उसका परसेंटेज, समझी? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? अभी भी कंफ्यूजन है? समझ ये समझ गए तो 10 वाले कैसे समझता है? इस आंकड़ा में इसको तुम खोजने लगा दिए, 16 कैसे तुम ये हो गया, 16 कैसे हो गई, 14 था 16 कैसे हो गया? अपना भी लगाओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे, इसको कैसे इंक्लूड करने? हमने कहा जितना डिग्री तक है उसका परसेंटेज निकालना, छोड़ दिया, इतना पढ़ के छोड़ दिया। हाँ वही बात कर रहे हैं। शैक्षणिक स्तर किस पर चर्चा कर रहे हैं? शैक्षणिक स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। शैक्षणिक स्तर है ना, शैक्षणिक स्तर कितना तक कौन डिग्री लिया है, कौन पास है, उसी पर निर्धारित हो गया शैक्षणिक स्तर। उच्चतर माध्यमिक या माध्यमिक तक 16%, यानी कितनी डिग्री 16% लोगों के पास है, और स्नातक या उससे ऊपर ग्रेजुएट एंड एबव ग्रेजुएट, स्नातक या उससे ऊपर या ग्रेजुएशन या उससे ऊपर वाले लोगों की संख्या मात्र 3.8% है, मात्र 3.8% है। तीनों मिला करके 100 करीब होगा ना, सबको मिला के 100 होना चाहिए ना, होना चाहिए, लगभग में जाएगा। 0.8 यहाँ लिखे हैं ना तो लगभग में जाएगा, लेकिन 100 करीब होगा। हाँ तो अब समझ गया होगा आंकड़ा, यही आंकड़ा था, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे किसके पास कितनी डिग्री है उसका अनुपात दिया। अर्थात इस प्रकार इस आंकड़ा से क्या लिखा है, राज्य में एसटी का मात्र 4% से भी कम स्नातक पास है। स्नातक पास 4% भी, 100 में से 4 लोग भी ऐसे नहीं पूछ रहे हैं जो उनके पास स्नातक की डिग्री है, यानी आप खराब स्थिति को दिखा रहा है, शैक्षणिक की खराब स्थिति है।
और यह स्थिति यदि फर्दर एनालिसिस करें, यह स्थिति तब है जबकि राज्य के शिक्षण संस्थाओं तथा केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में इनको आरक्षण प्राप्त है, कहेंगे ना, तब यह स्थिति है। ये तो हम कह सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, जो राज्य की सुविधाओं के बावजूद भी इनकी यह स्थिति है। समस्याएं और गंभीर हो जाती है, यानी समस्या की और गंभीरता को यह बतला रहा है। राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की सुविधाओं देने के बावजूद भी इनकी यह मीगर स्थिति है, इतनी कम इनकी स्थिति है। यह बता रहा है, पर्टिकुलरली इस आंकड़ा पर जब जाइएगा तब यह आंकड़ा वही बता रहा है, क्योंकि स्नातक और उच्च स्नातक की बात कर रहे हैं, तो इनको वो सुविधा प्राप्त है। सेकेंडरी तक भरे नहीं हो, लेकिन इनको तो वो सुविधा प्राप्त है, और तब भी इनकी यह स्थिति यह बता रहा है, जो सरकारी सुविधाओं होने के बावजूद भी यह लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। द मेजर प्रॉब्लम इज हियर दैट। चलिए ठीक है, इनके एक कारण यह भी है, जो यानी साक्षरता का स्तर कम होने का कारण एक कारण है, जो इनकी पारंपरिक ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। पारंपरिक ज्ञान वो शिक्षा को, ये बात हम बताए थे, पारंपरिक ज्ञान वो शिक्षा को अधिक महत्व देने के कारण ही इनमें साक्षरता का दर कम है, या शैक्षणिक स्तर इनकी खराब है। साक्षरता का दर मुख्य रूप से कम है। जो आधुनिक ज्ञान, स्कूली ज्ञान, विद्यालय ज्ञान के अपेक्षा यह इस ज्ञान को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। यानी वंशानुगत जो प्राप्त है, जो देख करके समाज में सीखता है, दैट ज्ञान इज मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ यही हो रहा ना, इसीलिए उनके विद्यालय की ओर जाने की ओर रुझान कम है। सांस्कृतिक व धार्मिक समस्याएं, कुछ लिख लीजिए। सांस्कृतिक व धार्मिक समस्याएं, इसे थोड़ा बहुत समझाए थे, लिख लेते कुछ अन्य बातें हैं। बिहार की जनजातियां सरना संस्कृति, सरना संस्कृति, बिहार की जनजाति है सरना संस्कृति वो प्रकृतिवादी हैं। सरना संस्कृति के मानने वाले वो प्रकृतिवादी हैं। यहाँ के आदिवासी समुदाय नृवंश विज्ञान, अंग्रेजी में कहते हैं इथोसेंट्रोसिज्म को मानते हैं। इथोसेंट्रोसिज्म को मानते हैं, अर्थात ये अपने से बाहर के संस्कृति के साथ आदान प्रदान को, अपने से बाहर की संस्कृति के साथ आदान प्रदान को अपनी संस्कृति को बिगाड़ने वाले मानते हैं। अपनी संस्कृति को बिगाड़ने वाले मानते हैं। आदान प्रदान को अपनी संस्कृति को बिगाड़ने वाले मानते हैं। इससे इनका विकास अवरुद्ध होता है, रुकता है।
इससे इनका विकास रुकता है। पुनः चूंकि इनकी अपनी भाषा है, प्रत्येक आदिवासी की अपनी भाषा है, इसलिए ये आदिवासी आपस में बात करते समय कुड़ुख, संथाली, खरवाड़ी, कुड़ुख, संथाली, खरवाड़ी, मुंडारी जैसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इससे इनकी समस्याओं को बाहरी दुनिया को समझने में मुश्किल होती है। इससे इनकी आपसी समस्या को बाहरी दुनिया को समझने में मुश्किल भी होती है। इसके इनकी समस्याओं को बाहरी दुनिया को समझने में मुश्किल होती है। खान पान के रूप में यह मुख्यतः चावल, मक्का, मोटे अनाज, मिलेट्स को उबालकर खाते हैं, खान पान में ये मुख्यतः चावल, मक्का, मोटे अनाज, मिलेट्स आदि को उबालकर खाते हैं। राज्य में बथुड़ी जैसी शाकाहारी जनजाति भी है। बथुड़ी बथुड़ी जैसी शाकाहारी जनजाति भी है। ये अपने बगीचों में उगाए हुए सब्जी ही खाते हैं। अपने बगीचे में उगाए हुए सब्जी ही खाते हैं। दूध व दूध उत्पादों से दूरी इनकी संस्कृति का हिस्सा है। दूध व दूध के उत्पादों से दूरी इनकी संस्कृति का हिस्सा है। कुछ आदिवासियों में तो केवल बच्चा के जन्म के समय सबसे पहले बकरी का दूध पिलाया जाता है। क्योंकि उनके बीच यह मान्यता होती है कि इसके बाद यह जानवरों का दूध कभी नहीं ले पाएगा। माता के दूध का सेवन भी बकरी के दूध के बाद ही करते हैं। माता के दूध का सेवन भी बच्चे बकरी के दूध के बाद ही करते हैं। हंडिया बनाने के लिए
जैसे देसी शराब का सेवन करते हैं हम पढ़ने में, हंडिया जैसे देसी शराब का सेवन करते हैं। या देसी चावल से घरों में ही बनाया जाता है, प्रायः घरों में ही बनाया जाता है, प्रायः घरों में ही बनाया जाता है। हंडिया का सेवन कई सांस्कृतिक व धार्मिक उत्सवों, सांस्कृतिक व धार्मिक उत्सवों, सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक उत्सवों पर विशेष रूप से किया जाता है, पर विशेष रूप से भी किया जाता है, विशेष रूप से या आवश्यक रूप से किया जाता है, विशेष न लिख करके आवश्यक रूप से किया जाता है, आवश्यक रूप से किया जाता है। मतलब ये लोग दूध खाता ही नहीं है। दूध नहीं खाना पसंद, संस्कृति का पाठ नहीं होगा, आधुनिक संपर्क में आकर के खाने लगा, लेकिन ट्रेडिशनली उसके संस्कृति में अधिकतर जनजातियों की संस्कृति में दूध से दूरी बनाना होता है। शराब की आदत, शराब पीने की आदत घरों में शराब न उपलब्ध होने के कारण, घरों में शराब न उपलब्ध होने के कारण स्थानीय भेंडरों से भी देसी शराब या उसको महुआ बोलते हैं, देसी शराब या महुआ, प्रायः जो घर में बनाता है उसको हांडिया बोल देता है, और जो बाहर वेंडर से खरीदता है उसको महुआ कहता है। देसी स्थानीय वेंडरों से भी यह देसी शराब या महुआ खरीद कर पीते हैं। आदिवासियों की कई समस्याओं के जड़ में इनका अंधविश्वास व अज्ञानता है। कई समस्याओं के जड़ में इनका अंधविश्वास व अज्ञानता है। जादू टोटका, भूत प्रेत पिशाच, निशाचर, भूत प्रेत पिशाच, निशाचर नहीं, पहले ही सीखा। प्रेत पिशाच निशाचर, रात को विचरण करने वाला, निशा मतलब रात, निशाचर बुरी आत्माओं, मृत पूर्वजों के असंतुष्टि,
मानव बलि सहित पशु बलि। मानव बलि सहित कुछ जनजातियों में मानव बलि प्रमुख है। अब तो एबोलिश हो गया है खरवार जैसी जनजाति। खरवार जैसी जनजाति मानव बलि के लिए जानी जाती है। मानव बलि सहित उसको रोक लगा दिया गया है, लेकिन संस्कृति का हिस्सा है मानव बलि। और ऐसे मानव बलि करते हैं ये लोग, किसी को पकड़ के लाते हैं और पकड़ के जिनकी बलि देनी रहती है वो पकड़ के लाते हैं और एक पिल्लर से, पिल्लर क्या कहिए, लकड़ी के डंडा से उसको वहां पर बांध देते हैं और उसके चारों ओर उनकी पुरुष और महिलाएं डांस करती हैं, गाना गाती हैं। मारने से पहले गाना गाती हैं, उसके चारों ओर उत्सव मनाया जाता है। इसकी बलि देनी होती है, उसके चारों ओर डांस करते हुए, गाना गाते हुए बहुत देर तक यह उत्सव चलता है। उसके बाद उसको पीट पीट करके, जिसको जिससे मन होता है वो पीट पीट के मारता है। और उतना ही तक नहीं छोड़ता है, उसको कूटी कूटी काटता है, एक पीस पीस में बांट देता है उसके बॉडी को। उससे भी आगे सुनो, एक एक पीस उसका मांस का टुकड़ा वो सब ले जाता है अपने अपने घर। और उनकी मान्यता है कि इसको अपने खेतों में जाके गाड़ना है। यदि खेत में आप गाड़ते हैं तो उसके फसल की उत्पादकता अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा। अल्टीमेट उद्देश्य यह है कि उसके मार को, उसके टुकड़े को लेकर के अपने फसल को, फसल की उपज अच्छी करना चाहते हैं। लेकिन एबोलिश हो चुका है 1845 के आसपास, यह मानव बलि जैसे कहता है, मतलब कानूनी रूप से अमान्य हो चुकी है। मानव सहित अन्य पशु बलि प्रथाएं, मानव बलि सहित अन्य पशु बलि प्रथाएं इनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इनकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा रहा है। कुछ जनजातियों या जनजातियों में गोदना गुदवाना टैटू, गोदना गुदवाना भी किसी पूर्व अंधविश्वास या मान्यता के तहत की जाती हैं। जो महिलाएं आदिवासी महिलाएं शरीर के विभिन्न अंगों पर, आदिवासी महिलाएं शरीर के विभिन्न अंगों पर किसी विशेष अंधविश्वास से प्रेरित होकर, किसी विशेष अंधविश्वास से प्रेरित होकर करती है। जो ऐसा करने से ऐसा होगा, अब ऐसा होता है नहीं है नेहा, ऐसा होता है नहीं है गॉड नोज, लेकिन वो उनका अंधविश्वास है जिसको गुदवाने से पति हमको ज्यादा चाहे महिलाओं का। तो ये सब मान्यताएं वे इनको होकर करती हैं या गुदवाती हैं। इनमें कई वर्जनाएं, टैबूज समझती हो, टैबूज वर्जनाएं, इनके में कई टैबूज वर्जनाएं, टैबूज नहीं समझती हो, टैबूज वर्जनाएं, इसको नहीं करना है, जैसे ये टैबू हो गया। वर्जनाएं, इनके अंधविश्वास वो अज्ञानता का परिणाम है। टैबूज या वर्जनाएं, अज्ञानता का कारण है या परिणाम, का परिणाम, अज्ञानता का परिणाम।
धार्मिक समस्याओं के तहत ये प्रकृतिवादी तो होते हैं, ये प्रकृतिवादी तो होते हैं, किंतु साल जैसे वृक्षों को ये कुछ अधिक महत्व देते हैं। आदिवासियों में सरहुल त्योहार के दौरान सरहुल त्योहार के दौरान साल के वृक्ष की पूजा इस उद्देश्य से की जाती है, साल के वृक्ष की पूजा इस उद्देश्य से की जाती है कि इससे इनके फसल अच्छे होंगे, फसल अच्छे होंगे। हिंदू धर्म व संस्कृति के प्रभाव के कारण कई आदिवासियां कई देवी देवताओं का पूजा करते हैं। क्या कहते हैं इसको जो अनेक देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई हिंदी में क्या कहते हैं, बहुदेववाद या ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर वगैरह जो थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदियों में कई देवी देवताओं की पूजा के अगेंस्ट में ये बातें, जो सामाजिक सुधारक थे, भारत में जो सामाजिक सुधारक थे उसके अगेंस्ट में बात की, कई देवी देवताओं का पूजा करना, इसी तरह की बातें देवताओं क्या लिखे, सेंटेंस क्या था, कई देवताओं की पूजा करते हैं। अनेक ईश्वरवाद नहीं, एक ही देवता को पूजा करेगा वो एकेश्वरवाद, अनेकेश्वरवाद, अनेकेश्वरवाद अर्थात ये अनेकेश्वरवादी है। कुछ आदिवासी जैसे उड़ाव तो 10 से 12 देवी देवताओं की पूजा करते हैं, 10 से 12 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये नहीं कर देंगे तो ये उड़ाव जैसे आदिवासी तो 10 से 12 देवी देवताओं को पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं।
अनेक ईश्वरवादी होते हुए भी प्रायः सभी आदिवासी सर्वोच्च सत्ता के रूप में सिंह बोंगा सर्वोच्च सत्ता के रूप में सिंह बोंगा सर्वोच्च सत्ता के रूप में सिंह बोंगा को स्वीकार करता है। सर्वोच्च सत्ता के रूप में सुप्रीम बीइंग सिंह बोंगा। धार्मिक सांस्कृतिक रखने दीजिए, तो इसके बाद अगले क्लास में चर्चा नेक्स्ट क्लास में जनजातीय समस्या और नक्सलवाद हैं। जनजातीय समस्या और नक्सलवाद की समस्या वित्तीय समस्या जनांकीय समस्या लंबी है, उसके कई जनांकीय पक्ष हैं, उनके कई जनांकीय पक्ष हैं। लिंगानुपात से लेकर के मृत्यु दर का अधिक होना, हमने चर्चा कभी किया था। शिशु मृत्यु दर से लेकर के शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, 3 मृत्यु दर इस यहाँ पर अधिक है। कुल मिलाकर के औसत जीवन प्रत्याशा भी इनकी कम है। बिहार में इनका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, क्योंकि पिछली जनसंख्या 2001 में इनकी जनसंख्या कितनी थी? वही 6 लाख साढ़े 6 लाख के आसपास, और जबकि अभी करीब 13 साढ़े 13 लाख। करीब दशकीय वृद्धि दर इसमें 78% के आसपास आया, जो कि बिहार के सामान्य वृद्धि दर कितना है? सामान्य वृद्धि दर 25% के आसपास से बहुत अधिक है। 25% के आसपास है दशकीय वृद्धि दर, उससे कई गुना अधिक है, 78% के आसपास। तो यह दिखा रहा है, क्योंकि अभी कितना हो गया? 1.28% हो गया ना। तो यह दिखा रहा है जनांकीय समस्या इसमें कर सकते हैं हम, जो जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है सामान्य जनसंख्या के अपेक्षा। और यह राष्ट्रीय स्तर पे अनुसूचित जनजाति की दशकीय वृद्धि दर के अपेक्षा बिहार की जनजातियों का दशकीय वृद्धि दर अधिक है। कोशिश करेंगे तो उसका जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होना समस्या है या फिर उसके लिए उपलब्धि? स्पेशली जनजाति के लिए संकटापन्न जनजाति के लिए इसके लिए खतरा है, लेकिन सामान्य के लिए यह एक समस्या है। जो संकटापन्न जनजाति है, बिहार के कुल कितने संकटापन्न जनजाति वल्नरेबल ट्राइब्स हैं? बताया थे हमने 8 जनजाति, 8 लिखाए थे। 8 जनजातियां ऐसी हैं जो संकटापन्न जनजाति हैं। उसमें से सौरिया, पहाड़िया, असुर कुछ जनजाति हैं जिनका नाम है सौरिया, पहाड़िया, असुर वगैरह। 8 जनजातियां हैं जो संकटापन्न जनजाति हैं। अब इन संकटापन्न जनजातियों की संख्या हार्डली 500 के अराउंड है। 500 के अराउंड है, 500 या 500 से कम है, इसी के आसपास इनका आंकड़ा अच्छा होता है। तो यह एक बहुत बड़ा इशू है, उनके लिए इशू है। यह भी एक अपने आप में इशू बन जाएगा, यह अपने आप में इशू बन जाएगा। यह भी एक जनांकीय इशू भी है। कुछ जनजातियां ऐसी एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ दूसरी जनजाति संथाल जैसी जनजाति कुल जनजाति का
30% है। तो इनकी जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, इनकी जनसंख्या वृद्धि दर है, लेकिन कुछ ऐसी 8 ऐसी जनजातियां हैं जिनकी जनसंख्या घट रही। तो यह भी एक अपने आप में यह समस्याएं हैं। ओवरऑल यह समस्याएं हैं, दो तरह से समस्याएं हैं। जिन जनजातियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है उनके समक्ष भी समस्या है, और कुछ संकटापन्न जनजाति के समक्ष भी समस्याएं हैं। क्योंकि यदि इसी तरह इनकी संख्या घटती रही तो आने वाले कुछ दशकों में ये खत्म हो जाएंगी। यह भी एक डेमोग्राफिक भी कह सकते हैं प्रॉब्लम है। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है 78% जो वृद्धि दर है, जो 500 जिनकी संख्या है, नहीं, अब हम इसको समस्या के रूप में यहाँ पर दिखा रहे हैं, यह समस्या के रूप में दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह है जो संकटापन्न जनजाति की संख्या नहीं बढ़ी है, यह संख्या किसकी बढ़ रही है? गैर संकटा जिसकी संख्या ऑलरेडी बढ़ी हुई है। जैसे हमने कहा संथाल सबसे बड़ी ट्राइब है और उनका 30% अंश है और उनकी जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी है। इसका मतलब उनके लिए यह समस्या बनी हुई है, जो तेजी से उनकी संख्या बढ़ रही है। संख्या है ना, तो उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, यानी वो जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। पहले भी हमने कहा था, इस इशू की चर्चा की थी, जो उनमें गर्भाधान जैसी विधियों का उपयोग कम होता है, मतलब गर्भ नियंत्रण, गर्भ निरोध जैसे उपकरणों का उपयोग कम, वो बच्चों को प्रकृति का देन मानते हैं। परिणाम यह होता है उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अब इसका परिणाम यह हो रहा है उनकी रिफ्लेक्ट किस पे हो रहा है? जैसा कि जनसंख्या वृद्धि में रिफ्लेक्ट हो रहा है इस बात को, जो वहां पर हमने कही है औसतन प्रति आदिवासी 3 बच्चे, आदिवासी जोड़ी 3 बच्चे कम से कम हो रहे हैं। यानी इनका मोटा कहे हम जो TFR, इनका TFR मोर देन 3 है, जबकि बिहार में TFR जनरली गिरा है 3 या 3 से कम हो गया, जबकि इनका TFR मोर देन 3 है, क्योंकि प्रत्येक महिला है या प्रत्येक जोड़ी 3 से कम 3 बच्चे होते हैं। तो एक डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है। समझा क्या इशू था? चलिए ठीक है।